नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर। तो इसमें आपको मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, कि ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएँ। सो देखिए, जब भी इंसान इस दुनिया पे, इस धरती पे जन्म लेता है, तो सबसे पहले जो टीचर होते हैं वो उसके होते हैं उसके पेरेंट्स, यानी कि उसके माता पिता। आप यहाँ पे एक फैमिली की पिक्चर, इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। तो देखिए, जो भी बच्चा जब पैदा होता है, जब इंसान दुनिया में जन्म लेता है, तो माता पिता उसके पहले टीचर हैं, उसके शिक्षक हैं, जो उसे उठना बैठना बोलना चलना सब कुछ सिखाते हैं। यानी कि जो भी बच्चा सीखता है वो उसे पेरेंट्स ही सिखाते हैं। जब आप किसी बच्चे को देखते हैं तो उसका जो बिहेवियर होता है वो उसके परवरिश पे, उसके परिवार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे है। ठीक है। तो यानी कि बच्चे के, यानी कि इंसान के जो पहला जो शिक्षक है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो सब कुछ सीखता है। उसके बाद देखिए, फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाके वो सीखते हैं। उसके बाद फिर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। यानी कि पैदा होने से लेके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक वो सीखते रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, बारी आती है यहाँ पे कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसे सिखाता कौन है। तो वो सिखाते हैं उनके टीचर, यानी कि शिक्षक। अब देखिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में शिक्षक यानी कि टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है। कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पे भी शिक्षक यानी कि टीचर्स ही वहाँ पे उन्हें पढ़ाते हैं। ठीक है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप जो हैं, जो पेरेंट्स उसके फर्स्ट टीचर होते हैं। उसके बाद स्कूल कॉलेज में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो जो टीचर हैं उन्हें सिखाते हैं। अब देखिए, सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी में क्या चल रहा है ना, सब कुछ वो कौन नॉलेज देगा? वो देगा उनको टीचर। ठीक है। आप यहाँ पे बच्चे की ग्रोथ देख सकते हैं। स्कूल से लेके अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तक वो सब कुछ सीखता है स्कूल कॉलेज में। कौन सिखाता है उन्हें? यहाँ पे उनके टीचर यहाँ पे सिखाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बच्चा एडमिशन ले लेता है। वहाँ पे ना तो कोई शिक्षक है, ना ही कोई वहाँ पे कोई शिक्षक नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई टीचर, कोई कुछ नहीं है, ना कोई प्रोफेसर है। तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? बुक्स हैं, लेकिन उन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं, सिखाने वाला नहीं है। ठीक है। अब देखिए, छोटे बच्चे हैं, बुक्स होती हैं उनके पास, लेकिन उन्हें कैसे जो लिखा है, कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, ये किसका काम है? शिक्षक का। ठीक है। आपके पास देखिए, यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बुक्स हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पे पढ़ने में, तो आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे अपने टीचर के पास, कि ताकि जो बुक में लिखा है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और आपको स्टडी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसके पास जाते हैं? आप जाते हैं शिक्षक के पास, अपने टीचर के पास, कि ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आगे जितनी पढ़ाई है, पीएचडी है, जो कुछ भी है, उनमें सब में ही टीचर ही होते हैं जो बच्चों को गाइडेंस देते हैं, कि ताकि जो बच्चे अपने मन मुताबिक जो भी बनना चाहते हैं वो बन पाएँ। ठीक है। पेरेंट्स जो होते हैं फर्स्ट टीचर हैं। उसके बाद जो है स्कूल कॉलेज में उनको टीचर मिलते हैं, कि ताकि जैसे उनका करियर बन सके। ठीक है। अब जब से देखिए होता है कि बच्चे कहते हैं हमें, जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कुछ भी बनाना है। ठीक है। तो कैसे बनेंगे? वो स्कूल कॉलेज में जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, डिग्री लेंगे, तभी तो जाके बनेंगे ना। तो उनको पढ़ाने के लिए कौन है? उनको पढ़ाने के लिए टीचर हैं। टीचर का काम क्या है? कि बच्चों को रास्ता दिखाना, स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाना, कि ताकि वो अपने डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। ठीक है। सो आप देखिए, हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे देखिए स्कॉलर हुए हैं। ठीक है। राजा हुए हैं। उसके बाद देखिए डॉक्टर है, ठीक है, इंजीनियर है, ये सब बनते हैं। ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, स्कॉलर है, विद्वान है, राजा है, ये सब कुछ होते हैं। ठीक है। लेकिन इनको बनाने वाला कौन है? इनको बनाने वाला होता है टीचर, यानी कि इनका शिक्षक। ठीक है। पुराने समय में आप देखेंगे, पुराने एंशिएंट टाइम में ऋषि मुनि होते थे, वहाँ पे बच्चे सीखते थे। मॉडर्न टाइम में क्या है, आजकल जो शिक्षक हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षक का रूप बदला है। ठीक है। तो बात वही सेम है।
ठीक है। डॉक्टर बिना शिक्षक के डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर बिना टीचर के ठीक है इंजीनियर नहीं बन सकता, स्कॉलर जो होते हैं बिना टीचर के स्कॉलर नहीं बन सकते, राजा जो होते हैं ठीक है बिना अपने शिक्षक के बिना अपने गुरु के राजा आगे नहीं बन सकते। क्योंकि देखिए जो कुछ भी उनको चाहिए, जो कुछ भी उन्हें सीखना है, पूछना है, वो अपने शिक्षक से या टीचर से पूछते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ में आ गया कि टीचर की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू होती है। शिक्षक की टीचर की लाइफ में बहुत सारी वैल्यू है, ठीक है। आपको मैंने अभी इसका बेसिक बताया। तो देखिए सबसे पहले शिक्षण योग्यता दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण और योग्यता। तो देखिए शिक्षण और योग्यता से मिलकर बना है शिक्षण योग्यता। अगर हम इसको अलग अलग शब्दों में जांचें तो शिक्षण को अलग कर दें और योग्यता अलग कर दें, इसका मतलब समझते हैं क्या। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए शिक्षण का मीनिंग समझिए। शिक्षण ज्ञान और अनुभव के ठोस आदान प्रदान जो आमतौर पर एक अनुशासन के भीतर आयोजित किया जाता है। यानी कि शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है, ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान, ठोस आदान प्रदान। ठोस आदान प्रदान कहाँ पे होता है, क्लासरूम में। देखिए मान लीजिए एक कक्षा है, एक क्लास है, वहाँ पे टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। किनको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को, यानी कि स्टूडेंट को शिक्षक पढ़ा रहे हैं। किसके जरिए पढ़ा रहे हैं, शिक्षण के द्वारा। तो वो कर क्या रहे हैं, वो ज्ञान और अनुभव को आदान प्रदान कर रहे हैं। यानी कि जो शिक्षक के पास, जो टीचर के पास नॉलेज है वो बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो बच्चों में वो नॉलेज को आदान प्रदान कर रहे हैं। किसके द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा उसे कर रहे हैं। किसमें, अनुशासन के भीतर। अनुशासन का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है कि कॉलेज हो, स्कूल हो, वहाँ पे एक लेक्चर की लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए कि 45 मिनट का लेक्चर है, 45 मिनट का, वो उसके अंदर ही पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा 2-3 घंटे का अपनी मर्जी से लेक्चर नहीं ले सकते। तो वो होता है अनुशासन, और सभ्य तरीके से वो अच्छे से समझाएंगे। दूसरी बात, शिक्षक और छात्रों के बीच प्रभावी बातचीत। प्रभावी बातचीत का मतलब समझिए यहाँ पे क्या है। देखिए छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए प्रभावी बातचीत क्या है कि टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और छात्र उसे आसानी से समझ रहे हैं, तो उनके बीच में जो वार्तालाप है, जो उनके बीच में बातचीत है, उसे कहते हैं प्रभावी बातचीत। मान लीजिए टीचर ने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को जैसे कोई डाउट था, किसमें कोई समस्या थी, तो उन्होंने टीचर को बताया, तो टीचर ने उनकी समस्या का हल कर दिया। तो ऐसे ही ये क्या है, प्रभावी बातचीत। यानी कि शिक्षक के द्वारा कही गई बात को बच्चों द्वारा समझना और बच्चों के द्वारा दी गई समस्या का हल शिक्षक के द्वारा करना, ये है शिक्षण। दूसरी बात यहाँ पे आती है योग्यता की। तो योग्यता क्या है, योग्यता कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता है। अब देखिए योग्यता क्या है। आप देखिए जो आपका जो कॉलेज स्कूल था जिसमें आप पढ़े हैं, वहाँ पे देखिए आपकी क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, 50 विद्यार्थी थे आपके बैच में। तो क्या वो सब टीचर हैं, 50 विद्यार्थी का सब टीचर हैं? नहीं, उनमें से सिर्फ 5-6 या 1 या 2 बच्चे ही आगे जाके टीचर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें योग्यता, उनमें टीचर बनने की काबिलियत है, उनमें योग्यता है, जो कि हर एक के बस की बात नहीं होती। हर एक कोई टीचर नहीं बन सकता। इसलिए योग्यता क्या है, कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता है। अब देखिए सबका इंटरेस्ट होता है, कुछ कहते हैं कि मैं टीचर बनूंगा, कुछ IAS बनेंगे, कुछ पुलिस में जाएंगे। तो हर एक टीचर नहीं बनते, ये सिर्फ वो बनते हैं जिनमें योग्यता होती है। और दूसरी बात, शिक्षक क्या करते हैं कि शिक्षक शिक्षण देते हैं अपनी योग्यता के द्वारा। आसान शब्दों में समझिए कि शिक्षक जो शिक्षण देते हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार देते हैं कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए, जो कि देखिए हर एक के बस की बात नहीं होती। इसलिए शिक्षण योग्यता इसी को कहते हैं। यानी कि शिक्षक द्वारा कही गई बात बच्चों को समझाना और बच्चों द्वारा जो समस्याएं हैं उसका हल करना, ये है शिक्षण योग्यता। ये एक जो टीचर है, जो बढ़िया टीचर है, जो शिक्षक है, वही कर पाते हैं, जो कि हर कोई नहीं कर पाता। तो देखिए ये एक सीन है क्लासरूम का। तो आप देख सकते हैं कि जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है,
शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो छात्रों को ज्ञान योग्यता प्राप्त करने में मदद करता है। यानी कि शिक्षक क्या है, वो वह व्यक्ति है जो छात्रों को ज्ञान योग्यता प्राप्त, यानी कि छात्र क्या है, छात्र ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, छात्र योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। इसमें मदद कौन कर रहा है, उनकी सहायता कौन कर रहा है, इसमें शिक्षक सहायता करते हैं कि ताकि बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो। जैसे मान लीजिए कोई किताब है और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उसे समझाना किसका काम है, शिक्षक का। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों को शिक्षक के द्वारा समझाई जाती है। यानी कि सब कुछ जो बच्चे हैं वो अपने शिक्षक से ही, टीचर से ही सीखते हैं। शिक्षण एक अत्यधिक जटिल गतिविधि है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये हर एक के बस की बात नहीं है। शिक्षण क्या है, ये एक अत्यधिक जटिल गतिविधि है। यानी कि बहुत पढ़ाना है, जो मुश्किल काम है, यानी कि पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे आप देखिए कि आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, अगर आपको मैं कहूँ कि आप 50 बच्चों के सामने आपको लेक्चर देना है, तो आप नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक जटिल गतिविधि है। तो पढ़ाना हर एक के बस की बात नहीं है। ये काम किसका है, शिक्षक का, जो कि शिक्षण योग्यता के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो 1952 से 1962 तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 2 बार। उसके बाद 1962 से 1967 से 67 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। तो देखिए ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि सच्चे शिक्षक वह होते हैं जो हमें खुद के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि देखिए जो सच्चा शिक्षक है वो कौन है, जो हमें खुद के बारे में क्या सोचना है, कि जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं ना कि हमें क्या करना है जीवन में, हमें क्या करना है आगे, तो ये काम कौन करवाता है, ये शिक्षक ही हमें समझाते हैं, प्रेरित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके मार्क्स कम आ गए, एग्ज़ाम दिया है, कुछ भी किया, तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो शिक्षक क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको अपने बारे में सोचने के लिए कहते हैं। तो जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं तो वो आगे जाके और अच्छे से पढ़ते हैं। यानी कि शिक्षक क्या है कि वो हमें खुद के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें आगे जाके क्या बनना है। जैसे कि डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ शिक्षक बनते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिसे मिसाइल मैन भी जिन्हें कहा जाता था, ये लिखते हैं, शिक्षक किसी भी देश की रीढ़ है, वह स्तंभ जिस पर सभी आकांक्षाएं वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है। देखिए कितनी बढ़िया लाइन है यहाँ पे कि शिक्षक क्या है, किसी भी देश की रीढ़ है, यानी कि बैकबोन है। आप देखिए जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे ही शिक्षक जो है वो देश की रीढ़ है। तो वह स्तंभ जिस पर सभी, यानी कि शिक्षक एक स्तंभ के समान है जिस पे क्या है, सभी आकांक्षाएं, यानी कि जो भी आकांक्षाएं हमारी होती हैं वो वास्तविकता में परिवर्तित होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, आपको शिक्षक बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आप बिना किताबें तो आप पढ़ेंगे, बिना शिक्षक के आप नहीं कर सकते। शिक्षक आपको बताते हैं कि आपको कैसे चीज़ तैयार करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। देखिए जो भी चीज़ आपको किताब से समझ नहीं आती वो आपको शिक्षक ही समझाते हैं अपने अनुभव के द्वारा। अगर शिक्षक ना हो तो सब कुछ निराकार हो जाएगा। इसीलिए शिक्षक देश की रीढ़ होती है। उसके आगे अब देखिए शिक्षण योग्यता क्या है। यहाँ पे देखिए शिक्षण योग्यता एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक बुनियादी गुणों को संदर्भित करता है। यानी कि देखिए शिक्षण योग्यता क्या है, एक सफल शिक्षक बनने के लिए, अगर आपको एक सफल शिक्षक बनना है या किसी को एक सफल शिक्षक बनना है तो उसके लिए क्या है, आपके अंदर क्या है, बुनियादी गुण होने चाहिए आपके अंदर, जो बहुत ज़रूरी है। बुनियादी गुण कौन से हैं, देखिए जैसे योग्यता हो गई, बुद्धिमत्ता होगी, व्यवहार हो गया, और ऐसे बहुत सारे अन्य गुण शामिल हैं जो आपको एक सफल शिक्षक बना सकते हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित हैं जो एक सफल शिक्षक बनना चाहता है। यानी कि अगर आप या कोई भी एक सफल शिक्षक बनना चाहता है तो उसमें ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह एक सफल शिक्षक बन पाएगा।
तो देखिए शिक्षण योग्यता बहुत ज़रूरी है। शिक्षण योग्यता नाम से ही जैसे पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि पढ़ाने के लिए योग्यता का होना कहलाता है शिक्षण योग्यता। उसके बाद देखिए शिक्षण का अर्थ है क्या। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण ज्ञान और अनुभव का साझाकरण है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, अब देखिए शिक्षण क्या है, किसमें दी जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर टीचिंग या शिक्षण दिया जाता है ना टीचर के द्वारा। अब ये होता क्या है, ज्ञान और अनुभव का साझा, यानी कि दोनों चीज़ें मिक्स होती है। उसमें शिक्षण में क्या है, ज्ञान भी होता है, उसमें अनुभव भी होता है, यानी कि एक्सपीरियंस भी होता है। अब देखिए जो एक टीचर है उसके अंदर क्या है, ज्ञान है। जैसे कि फ़र्ज़ करिए कि मैं आपको ये वीडियो के ज़रिए पढ़ा रहा हूँ शिक्षण योग्यता, आप ये पढ़ रहे हैं, जो मेरे दिमाग के अंदर जो ज्ञान है शिक्षण योग्यता को लेकर या पेपर 1 को लेकर वो मैं आपके साथ क्या है वो मैं साझा कर रहा हूँ। ज्ञान को साझा किया और मैंने अपना अनुभव साझा किया कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको करवाना चाहिए, कैसे आपको समझ आएगा। यानी कि एक शिक्षक के अंदर चाहे वो क्लास में पढ़ाए या कैसे भी पढ़ाए, तो एक शिक्षक के अंदर ज्ञान भी होता है, अनुभव भी होता है, दोनों को मिक्स करके वो क्या है उसका साझाकरण करता है शिक्षण के अंदर। यानी कि एक शिक्षक ज्ञान और अनुभव के द्वारा बच्चों को पढ़ाता है। तो यानी कि जो शिक्षक के अंदर जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, वो बच्चों में ट्रांसफ़र करता है, वो बच्चों में क्या है वो साझा करता है। शिक्षक और छात्रों के बीच प्रभावी बातचीत, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रभावी बातचीत। अब देखिए क्लास में एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं। अब बच्चों को जहाँ पे कुछ ना समझ आए वो बच्चे क्या करेंगे, टीचर से प्रश्न पूछेंगे, जिसका शिक्षक जो है वो आंसर दे देते हैं कि ताकि बच्चों के मन में कोई डाउट ना रहे। तो ये क्या है, प्रभावी बातचीत है ना, यानी कि टीचर के द्वारा या शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो है प्रभावी बातचीत। टीचर के द्वारा पढ़ाई के बच्चों को जी समझ में आई, बच्चों ने सारे डाउट क्लियर किए, वो क्या है प्रभावी बातचीत हो गया। अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। देखिए नेल्सन मंडेला के अनुसार, देखिए नेल्सन मंडेला कौन है, कौन थे, ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जो 27 साल जेल में रहने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। इन्हें साउथ अफ्रीका का दूसरा महात्मा गांधी भी कहा जाता है। तो देखिए नेल्सन मंडेला के अनुसार शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। आप देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, गूगल का। पहले ऐसा नहीं था। अगर आपको अब किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगी। लेकिन आजकल क्या है कि सोशल मीडिया में इतना सब कुछ फेक हो चुका है, आपको पता नहीं चलेगा किसके ऊपर आप यकीन करिए, किसके ऊपर ना करिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जब आप देखिए कि जैसे प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, है ना, सोक्रेटिस, सबसे पहले जब सोक्रेटिस आए, फिर उनके प्लेटो आए, फिर उसके बाद एरिस्टोटल आए, उसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स फिर आए, फिर बाद में ऐसे बहुत सारे राइटर जैसे मैकियावेली आए, है ना। तो इनके पास क्या था, इनके पास कलम की ताकत थी। यानी कि देखिए ये जो भी लिखते थे अपनी बुक्स में या जो भी कुछ लिखते थे, जब उनको बाकी जब पढ़ते थे तो उससे क्या था, एक क्रांति आती थी। अब आप देखिए कि आज़ादी से पहले सोशल मीडिया तो था नहीं, लेकिन महात्मा गांधी ने पत्रिकाएं छापी, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर अखबार निकाले, पत्रिकाएं छापी, तो जिसको पढ़ने के बाद क्या है लोगों में जागृति आई। तो है ना, शिक्षक सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा के बिना इंसान जानवर के समान है। अब देखिए ब्रू बैचलर के अनुसार बच्चों को पढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। अब देखिए यानी कि जब टीचर या शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे कौन सी भूमिका निभाते हैं, वो केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। और जो शिक्षक है वो कौन सी भूमिका निभाते हैं, वो सर्वोत्तम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम, वो सर्वोत्तम भूमिका निभाते हैं।
शिक्षक की भूमिका होगी सर्वोत्तम यानी कि बेस्ट, और बच्चों की भूमिका होगी केंद्रीय। अब देखिए, अगर क्लास में बच्चे होंगे तभी शिक्षक उनको पढ़ाएंगे, अगर क्लास में बच्चे ही हो शिक्षक ना हो तो वो किससे पढ़ेंगे? तो ये दोनों को होना जरूरी है। यहाँ पे पढ़ेंगे शिक्षण और कोचिंग के बीच में अंतर है क्या, यानी कि शिक्षण में और कोचिंग में अंतर क्या होता है। तो देखिए, दोनों में बहुत सारा अंतर है। आप देखिए, शिक्षण क्या है? यह शैक्षिक संस्थानों जैसे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज आदि में छात्रों के लिए औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। यानी कि स्कूल, विश्वविद्यालय और कॉलेज आदि में क्या है, छात्रों को, यानी कि देखिए, जब टीचर या शिक्षक क्लास में, स्कूल में, विश्वविद्यालय में या कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो है औपचारिक शिक्षा, वो कहलाता है शिक्षण। लेकिन कोचिंग क्या है? इसका उपयोग किसी विशेष विषय या कौशल में किया जाता है। यह आमतौर पर कार्य और प्रदर्शन पर आधारित है। अब देखिए, अगर आप स्कूल में, जैसे आप स्कूल में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं या कॉलेज में पढ़े हैं, वहाँ पे आपको टीचर शिक्षण देते थे, लेकिन आप अब कर रहे हैं यूजीसी नेट की तैयारी या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसमें क्या दिया जाता है? कोचिंग। कोचिंग क्या है? विशेष विषय। विशेष विषय क्या है? यूजीसी नेट हो गया, ठीक है, जैसे पेपर 1 सभी का कॉमन है, पेपर 2 सभी का अलग अलग है, तो उसके विषय में आपको विशेष रूप से जानकारी दी जाती है। अब देखिए, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में ऐसा नहीं है कि आपको यूजीसी नेट की कोचिंग सभी में दी जा रही है ना, तो वहाँ पे आपको शिक्षण दिया जाता है। लेकिन अगर आपको कोई गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करना है, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, आईएएस हो गया, टेट का हो गया, नेट का हो गया, उसके लिए क्या है? उसके लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। यानी कि शिक्षण क्या है? वो शिक्षा जो स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज में दी जाती है। लेकिन कोचिंग क्या है? वो जो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए करते हैं, तो वो है कोचिंग। शिक्षण की प्रकृति क्या है? देखिए, शिक्षण की प्रकृति गतिशील, सामाजिक और मानवीय। अब देखिए, शिक्षण की प्रकृति क्या है? वो गतिशील है, वो सामाजिक है, वो मानवीय है, ठीक है। यानी कि देखिए, शिक्षण की गतिशील है, बदलती रहती है। जैसे देखिए कि पहले जब शिक्षक पढ़ाते थे, वो कैसे पढ़ाते थे? वो बोर्ड पे पढ़ाते थे चौक से, बाद में वाइट बोर्ड आ गए, मार्कर से लिखने वाला, फिर अब यूट्यूब का ज़माना चल रहा है ज़्यादा, वीडियो के ज़रिए, आजकल डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। तो यानी कि टीचर पढ़ा रहे हैं, शिक्षक जो शिक्षण दे रहे हैं, लेकिन उनका जो तरीका है वो बदला है, तो वो गतिशील हो गया। सामाजिक है, समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में बताना। मानवीय है, बिल्कुल ह्यूमन है। देखिए, मानवीय है, शिक्षक कभी भी ऐसा नहीं करते कि ये अमीर बच्चा है मैं इसे पढ़ाऊंगा, गरीब को नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। शिक्षा सभी के लिए एक समान है। कला विज्ञान दोनों है, कला विज्ञान है दोनों। शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। देखिए, कोई चीज़ मुश्किल हो उसे बिल्कुल आसानी से करवाना, वो क्या है? कला। विज्ञान यानी कि जो चीज़ जैसी है उसको उसी के अकॉर्डिंग आसान भाषा में करवाना। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो शिक्षण की प्रकृति में आते हैं। अब आते हैं शिक्षण के लक्षण। देखिए, शिक्षण के लक्षण क्या है? यह एक पेशेवर गतिविधि है, बिल्कुल सही है। देखिए, शिक्षण जो है वो एक पेशेवर गतिविधि है, इसे आम इंसान नहीं करवा सकता, इसे वही करवा सकता है जो इसमें पारंगत हो, जो इसमें पेशेवर हो। उसके बाद ये एक विशेष कार्य है, बिल्कुल सही है। देखिए, विशेष कार्य है। देखिए, जैसे ऐसा है, पेशेवर का मतलब, देखिए, पेशेवर ऐसे होता है जैसे एक कॉलेज में हिस्ट्री के अध्यापक हैं, पॉलिटिकल साइंस के, राजनीति विज्ञान के हैं, मैथ के हैं। अगर आपको मैथ्स करना है तो आप मैथ के टीचर के पास जाएंगे, हिस्ट्री करना है हिस्ट्री के, राजनीति शास्त्र करना है तो राजनीति शास्त्र के टीचर के पास आप जाएंगे। तो ये पेशेवर गतिविधि हो गया। विशेष कार्य वही है कि वो अपने अपने सब्जेक्ट के में क्या है वो मास्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद छात्रों को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। देखिए, छात्रों को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको प्रोत्साहित करना कि आप अच्छे से करिए, आपका ज़रूर होगा, यूजीसी नेट होगा, एग्ज़ाम होगा, सब कुछ होगा। उनको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो उनका मोरल डाउन हो जाएगा, वो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अभी अटकलें लग रही हैं कि इस बार एग्ज़ाम जो है वो डिले हो जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं है, डिले होगा लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। क्या पता पहले हो गया एग्ज़ाम, अगर पहले हो या बाद में, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। एक परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया। अब देखिए, परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया क्या है? ये किसके बीच में होती है? शिक्षक और
छात्रों के बीच में। शिक्षक ने जो पढ़ाया बच्चों के समझ में आया, बच्चों के मन में जो डाउट आया उन्होंने टीचर के साथ शेयर किया, तो टीचर ने क्या किया या शिक्षक ने क्या किया, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसकी समस्या को हल किया। हो गया परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया। औपचारिक और साथ ही अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करें या करना। आप देखिए, औपचारिक शिक्षा इनकी जो बच्चे सीखने के लिए आए हैं शिक्षक के, वो तो उन्होंने पढ़ाया, साथ में उनको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई, जैसे माता पिता की सेवा करनी, सोसाइटी में रहने के काबिल बनाना, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताना। शिक्षण छात्रों को समाज और पर्यावरण में उसे समायोजित करने में मदद करने के लिए उपकरण है। यानी कि इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि शिक्षण, देखिए जब शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो छात्रों को ऐसे पढ़ाते हैं कि वो समाज में और पर्यावरण में रहने के लायक हो। वो बताते हैं कि अगर आपको समाज में रहना है, दूसरों की इज्जत करें, ऐसे समाज में रहिए, ठीक है। तो उनको वो मदद करते हैं कि वो समाज में कैसे रह सके। अब बारी आती है यहाँ पे शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। अब देखिए, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? व्यवहार और आचरण को आकार देने के लिए। किसका व्यवहार और आचरण? छात्रों का, ठीक है, छात्रों का व्यवहार और आचरण, उसको क्या करना है? आकार देने के लिए। व्यवहार क्या है? देखिए, बच्चे क्लास में चिड़चिड़े हो जाते हैं कई बार, क्यों? क्योंकि उन्हें चीज़ समझ में नहीं आती। अब बच्चों को देखिए, मान लीजिए हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, इतिहास समझ में नहीं आ रहा, मैथ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उनको अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा, उनका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, तो टीचर उनको समझ के उनको आसानी से शॉर्टकट ट्रिक से ही जैसे करवाएगा, तो उनको क्या होगा, एक उनके व्यवहार और आचरण को आकार देने के लिए सहायता मिलेगी। इनकी उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उसको आकार कौन देता है? शिक्षक देता है, शिक्षण के जरिए। छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करने के लिए। देखिए, छात्रों का जो सीखने का कौशल है उसमें सुधार करना, यानी कि जैसे छात्र सीख रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, वो और उसे कैसे अच्छे से और पढ़ सकते हैं, उसमें सुधार कर देना। कि जैसे हार्ड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, ऐसे करके। अनुकूल वातावरण बनाना। देखिए, बिल्कुल अनुकूल वातावरण बनाना, ऐसा नहीं है शोर शराबे में आप पढ़ रहे हैं, बाहर जनरेटर चल रहा है, बाहर डीजे बज रहा है, बाहर कुछ भी है, तो उसमें आप कैसे पढ़ेंगे? आपको उसके लिए क्या अनुकूल वातावरण होना चाहिए। विश्वास का गठन। देखिए, विश्वास का गठन बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। टीचर को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप ये पढ़ लेंगे, आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि आप इसके ज़रिए अपना यूजी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करें। व्यवहारिक कौशल विकसित करना। देखिए, व्यवहारिक कौशल विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिक्षण के जरिए किया जाता है कि आप में कौन से कौशल हैं, कौन सी चीज़ है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ को आसानी से करना। समाज को एक सामाजिक और कुशल सदस्य प्रदान करना। देखिए, समाज को जहाँ हम रहते हैं उसे एक सामाजिक और कुशल सदस्य, यानी कि जब शिक्षक बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, वो रहेंगे कहाँ? समाज में रहेंगे ना। समाज हमसे स्टार्ट होता है, तो टीचर का ये लक्ष्य होता है कि वो ऐसा शिक्षण दे बच्चों को, ऐसा पढ़ाए कि वो सामाजिक और कुशल सदस्य बना सके उनको, कि ताकि वो समाज में रह सके, उनके तौर तरीके सीख सके। अब देखिए, बारी आती है यहाँ पे शिक्षण के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में। देखिए, पहला है ज्ञान का विकास, यानी कि बच्चों में देखिए कि ज्ञान का विकास करना। देखिए, ज्ञान का विकास कैसे कर सकते हैं? नक्शे, चार्ट और आरेख पर जानकारी दिखाएं। यानी कि अगर बच्चों में ज्ञान बढ़ाना है, तो उनका जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास या भूगोल पढ़ा रहे हैं, उनको कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, उनको नक्शा दिखाना, चार्ट बना के दिखाना, आरेख बनाकर जानकारी देना, कि ताकि उनके समझ में आए, उनको और अच्छे से क्लियर हो जाए। समरणीय तथ्यों और शर्तें आदि, यानी कि देखिए, समर्ण तथ्य क्या है कि आपने पूरी चीज़ पढ़ ली, उसमें से आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी, इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, उन तथ्यों को अंडरलाइन कर लेना, बस। ये ज्ञान का विकास हो गया। समझ का विकास नेक्स्ट है। देखिए, कथनों में त्रुटियों का पता लगाए। समझ का विकास क्या है कि जो बच्चे चीज़ सीख रहे हैं, क्या वो गलत तो नहीं कर रहे? क्या चीज़ सीख रहे हैं? अगर वो चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें क्या क्या गलतियाँ, उसको पता लगाना। तथ्यों की घटनाओं
की शर्तों और अवधारणाओं को वर्गीकृत करें। देखिए जो तथ्य, वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी जो घटनाएं हैं वो क्या है, उसको अंडरलाइन करना, उसकी अवधारणाएं क्या हैं उसको वर्गीकृत करना, पूरी अच्छे तरीके से डिफाइन करना। यानी कि जो चीज़ टीचर पढ़ा रहे हैं या जो चीज़ बच्चे पढ़ रहे हैं वो चीज़, उनमें तथ्य क्या है, वो आपस से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको अच्छे से बता देना। उसके बाद कारणों और प्रभावों की भी संबंध को पहचानें। यानी कि देखिए शिक्षण के जरिए क्या होता है कि दो चीज़ें जो होती है आपस में, उनमें कारण भी होता है, उनमें प्रभाव भी होता है। यानी कि दो चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, उनका कारण क्या है और उनसे क्या प्रभाव होता है, तो उनका संबंध आपस में बताना कि वो क्यों जरूरी है, वो कैसे है, क्यों है, सब कुछ बताना, वो शिक्षण के जरिए बताया जाता है। तो यहाँ पे है देखिए, इसके बाद अध्ययन में रुचि पैदा करें। देखिए बच्चों का अध्ययन में रुचि पैदा करना, जैसे मान लीजिए बच्चे का इतिहास में रुचि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसमें रुचि पैदा करनी हो तो संबंधित विषयों पर, यानी कि इतिहास से संबंधित विषयों पर लेख दे देना कि उसको लिखे। जब बच्चा लेख को लिखेगा तो उसकी वो बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेगा, जिसको पढ़ते पढ़ते उसको खुद भी उसमें रुचि पैदा हो जाएगी। ऐतिहासिक नाटक और ऐतिहासिक अवसरों में भाग लें, यानी कि ऐतिहासिक नाटकों में भाग लेना। मान लीजिए स्वतंत्रता संग्राम का या स्वतंत्रता सेनानी का अगर कोई वहाँ पे हिस्टोरिकल या कुछ भी ऐसा कुछ नाटक हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करवाना, जिसमें बच्चे अगर किरदार निभाएंगे तो उनको किरदार को जानने का मौका मिलेगा। ऐतिहासिक दस्तावेजों के नक्शे आदि पढ़े, यानी कि देखिए जो नक्शे होते हैं ऐतिहासिक दस्तावेज, उनको पढ़ना, उससे उनको नॉलेज मिलेगी कि हमारा जो भारत है वो पहले ऐसा नहीं था, वह ऐसा था, दुनिया में ऐसे थे, ऐसे करके। मनोवृत्ति का विकास, देखिए अन्य धर्मों और आस्थाओं के बारे में जानें। मनोवृत्ति क्या है, इसमें ये बताया जाता है कि जो शिक्षक क्लास में ये बताते हैं बच्चों को कि अन्य धर्मों और आस्थाओं के बारे में जानें, यानी कि जिस धर्म से हम संबंधित है उसको तो समझना ही है, साथ में उसके अलावा जो बाकी धर्मों के जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो लोग हैं उनकी आस्थाएं क्या हैं, उनके धर्म क्या है, उनके बारे में जानकारी देना। दूसरे लोगों के जीवन और विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं, यानी कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार है, उनको नकारना नहीं है, उनको सम्मान दिखाएं। ऐसा नहीं आप अपनी बात थोप रहे हैं बस वही ठीक है, उनकी बात भी सुने कि लोग क्या कह रहे हैं। अन्य लोगों के साथ दोस्ती स्थापित करें, यानी कि देखिए अगर आपको समाज में रहना है तो आपको दोस्ती बनानी पड़ेगी। अगर आप दोस्ती बनाएंगे दायरा बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं कि शिक्षक की भूमिका, यानी कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो कक्षा में क्या भूमिका निभाते हैं या हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। एक शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थी को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और शिक्षित करने के लिए है। यानी कि शिक्षक की भूमिका देखिए मेनली क्या होती है कि शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट या लर्नर, उसको प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना और शिक्षित करना। देखिए टीचर का वैसे मेनली काम होता है शिक्षित करना, लेकिन वो प्रोत्साहित भी करते हैं, साथ में वो प्रेरित करते हैं। प्रेरित कैसे, जैसे मान लीजिए कि इस बार कई बच्चों का यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो वो सोचते हैं कि हमने इतनी बार ट्राई किया लेकिन हमारा हो नहीं पाया, तो वो सोचते कि एग्ज़ाम आगे से नहीं देंगे। लेकिन जो शिक्षक है वो उनको ये प्रेरणा देगा कि आप बार बार प्रयास करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ज़रूर होगा। वो आपको कई सारे एग्जाम्पल दे देंगे, कई सारे उदाहरण दे देंगे, जिससे क्या होगा, आप प्रेरित होंगे, आप फिर से अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो ये शिक्षक का काम है। शिक्षार्थी किसी भी उम्र और किसी भी पृष्ठभूमि से हो सकते हैं। देखिए जो शिक्षार्थी है, जो लर्नर्स हैं, वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं या किसी भी पृष्ठभूमि से हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, कोई अमीर है, गरीब है, ऐसा कुछ नहीं है। लर्नर जो है वो, शिक्षार्थी जो है वो किसी भी उम्र का हो सकता है। यहाँ पे शिक्षार्थी का ये मतलब है कि वो व्यक्ति जो जीवन भर सीखते रहता है उसे हम बोलते हैं शिक्षार्थी। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, शिक्षक शिक्षा में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। यानी कि शिक्षक क्या है कि शिक्षा में एक आवश्यक या अहम भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर शिक्षा में एक शिक्षक की भूमिका शिक्षण से परे होती है। देखिए आमतौर पर क्या होता है कि जो शिक्षा में, यानी कि जो हमारा एजुकेशन फील्ड है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, वहाँ पे जो शिक्षक की भूमिका है वो शिक्षण से परे होती है। इसका मतलब क्या है कि टीचर को पढ़ाना तो है, शिक्षक को पढ़ाना तो है, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, साथ में क्या है वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको नॉलेज उसमें काफ़ी देता है, जिससे क्या है स्टूडेंट काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं
और उनको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। सो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए आप साथ साथ लिखते जाइए जिससे आपके नोट्स बन जाएंगे। तो नेक्स्ट है, आज की दुनिया में शिक्षण के अलग अलग चेहरे हैं और एक शिक्षक को बाहरी माता पिता, परामर्शदाता, संरक्षक, रोल मॉडल और इसी तरह का एक हिस्सा होना चाहिए। देखिए है क्या कि आज की दुनिया में क्या है, देखिए शिक्षक के अलग अलग चेहरे हैं शिक्षण के। तो शिक्षण के चेहरे मतलब यहाँ पे शिक्षण आपको कई प्रकार से दिया जाता है। अब देखिए जो शिक्षक है वो बाहरी माता पिता मतलब आपके जो माता पिता है, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो घर में आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन जब आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो जो शिक्षक है वो आपका एक बाहरी माता पिता है। जैसे देखिए माँ बाप अपने बच्चों को हर एक जो चीज़ है वो अच्छी सिखाते हैं, सही शिक्षा देते हैं, वैसा ही शिक्षक का काम है। यानी कि घर में आपके माता पिता, बाहर आपका माता पिता कौन है, आपका शिक्षक। तो देखिए वो आपको परामर्शदाता, आप उनसे कुछ भी कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ भी परामर्श ले सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। वो आपका रोल मॉडल भी है, वो आपका संरक्षक भी है। शिक्षक की भूमिकाएं अच्छे शिक्षण अभ्यास की संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए। देखिए शिक्षक की जो भूमिकाएं हैं वो कैसी है, अच्छे शिक्षण अभ्यास की संस्कृति। अच्छा शिक्षण अभ्यास यहाँ पे मतलब क्या है, यानी कि जो आपको पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा वो सटीक होता है, इसीलिए उसे अच्छे शिक्षण अभ्यास कहते हैं। तो देखिए ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको इतना अच्छा करवाएंगे कि आपको कुछ और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई किताब है, आपको चैप्टर समझ नहीं आया, लेकिन जब आपको वो शिक्षक पढ़ाएंगे, जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज काफ़ी दे देंगे, काफ़ी कुछ आपको ज्ञान की बातें बताएंगे जो बुक्स में नहीं लिखी होंगी, किताबों में नहीं होगी, तो वो आपको उनसे सीखने को मिलेंगी। तो ये क्या है, ये अच्छे शिक्षण अभ्यास की संस्कृति है जो कि शिक्षक उनका हिस्सा होता है। सो नेक्स्ट है, अतीत के महान शिक्षकों ने महान आविष्कारों और उल्लेखनीय खोजों के लिए व्यक्तियों और यहाँ तक कि पूरे समाजों के को जीवन के नए और बेहतर रूपों के लिए प्रेरित किया। देखिए अतीत के जो महान शिक्षक है, यानी कि आज से आप देखिए 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले जो महान शिक्षक है उन्होंने क्या किया, महान आविष्कारों और उल्लेखनीय खोजों के लिए व्यक्तियों, यानी कि देखिए कि जो शिक्षक हैं, जो पहले हो चुके हैं शिक्षक, अब देखिए उनसे जो स्टूडेंट पढ़े हैं, जो विद्यार्थी पढ़े हैं, तो उन्होंने उनसे जो शिक्षा ली थी उसके द्वारा उन्होंने बहुत महान आविष्कार किए हैं, काफ़ी खोजें की हैं। तो ये क्या है, ये समाज को बेहतर बनाते हैं। यानी कि देखिए मान लीजिए आप टीचर से पढ़ रहे हैं, तो टीचर से आपने पूरी गाइडेंस ली, आप उनके गाइडेंस के अंडर रह के आप काफ़ी कुछ नया कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, आपको पुलिस में जाना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो अगर आपको एक अच्छा शिक्षक मिलेगा तो अगर आप उससे पढ़ेंगे तो आप एक डॉक्टर बन पाएंगे, एक इंजीनियर बन पाएंगे। तो क्या होगा कि आप समाज के लिए बेहतर काम करेंगे। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। अब देखिए पहले हमने देखा था शिक्षक की भूमिका, अब देखते हैं कि ओनली यानी कि शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ज्ञान को साझा करना। शिक्षा का काम क्या है, ज्ञान को साझा करना, यानी कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ तो इसमें क्या है, मैं अपनी नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनके ज्ञान को साझा कर रहा हूँ। क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ज्ञान को साझा करते हैं ना, यानी कि उनके दिमाग में जो ज्ञान होता है तो वो बच्चों से शेयर करते हैं कि ताकि बच्चे भी उनकी बातों को समझ पाएँ। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्या है कि ज्ञान को साझा करना, शेयरिंग नॉलेज क्या है। एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य ज्ञान प्रदान करना है और यह शिक्षण से आता है। यानी कि एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, प्राथमिक कार्य या पहला कार्य क्या है, ज्ञान प्रदान करना। यानी कि शिक्षक किसके लिए होते हैं, ज्ञान प्रदान करने के लिए। और ये कैसे आता है, शिक्षण के द्वारा। यानी कि जब शिक्षक ने आपको पढ़ाना होता है वो शिक्षण के द्वारा ही सारी चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट है, शिक्षण आमतौर पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम का पालन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को समझा जाए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षण आमतौर पर क्या है, एक विशिष्ट पाठ्यक्रम का पालन। फॉर एग्जांपल देखिए कि जैसे आपको पता है कि यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है
जो हमें एनटीए यूजीसी नेट ने प्रोवाइड करवाया है। अब इसमें क्या है, 10 यूनिट है, यूनिट 1 से लेके 10 तक, यानी कि शिक्षण अभियोग्यता से शुरू होके वो ख़त्म होता है हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली तक। इसमें 10 यूनिट आ गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं आपको यूनिट 1 से लेके 10 तक आपको मैं पूरा पढ़ाऊँगा, यानी कि आपको मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा। इससे क्या होगा कि आपको मैं एक पाठ्यक्रम का पालन कर रहा हूँ, यानी कि आपको मैं एक सिलेबस जो है उसका मैं पालन कर रहा हूँ। जैसे देखिए कि अगर आप कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जो आपका सिलेबस है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टीचर पढ़ाएंगे, यानी कि वो आपको नॉलेज तो दे रहे हैं लेकिन किसके ज़रिए दे रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, एक विशिष्ट पाठ्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको वो साथ साथ समझाते हैं कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है। जैसे आपने सिलेबस देखा, आपको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वही सिलेबस को टीचर कवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यदि कोई शिक्षक ज्ञान प्रदान करने की अपनी मूल जिम्मेदारी निभाने में विफल रहता है तो बच्चों पर किसी अन्य प्रभाव का पड़ना मुश्किल हो सकता है। देखिए होता क्या है कि कोई भी शिक्षक है, देखिए मान लीजिए अपनी वो मूल जिम्मेदारी में विफल होता है। मूल जिम्मेदारी कौन सी है? ज्ञान को साझा करना, ज्ञान प्रदान करना। देखिए टीचर आपको पहली ही बार में या गलत पढ़ा दे, आपको अच्छा ज्ञान ना दे पाए, तो आगे जाके वो आपको कितना भी अच्छा पढ़ा ले, लेकिन वहाँ पर किसी भी बात का जो प्रभाव नहीं डाल सकते। अगर आपको वो अच्छे से नहीं पढ़ाते, अगर आपको वो कोई और चीज़ भी सिखाते हैं तो आप उनकी बातों को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे। इसमें क्या है कि इससे प्रभाव पड़ना मुश्किल हो जाता है। ये है ज्ञान को साझा करना। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आदर्श, यानी कि रोल मॉडलिंग। अब देखिए बहुत सारे टीचर हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। आपने भी आपके कॉलेज में, स्कूल में टीचर ऐसे होंगे, आपको देख के लगता होगा कि हाँ मैं इनके जैसा टीचर बनूंगा। आप उनका स्टाइल कॉपी करते हैं, आप उनको आदर्श मानते हैं, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। वो होता है रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग मतलब क्या है? आदर्श, कि हम जिसके रास्ते में चलते हैं, जिसके जैसा बनना चाहते हैं। हालांकि शिक्षक खुद को रोल मॉडल के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे वास्तव में हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षक है वो खुद को रोल मॉडल नहीं मानते, वो रोल मॉडल के रूप में नहीं देखते, लेकिन सच्चाई ये है कि वास्तव में वही हमारे रोल मॉडल है। क्योंकि देखिए हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे ही सीख के हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए वो रोल मॉडल होते हैं। छात्रों द्वारा प्रत्येक दिन या सप्ताह में छात्रों के साथ जितना समय बिताया जाता है उससे छात्रों पर एक निश्चित स्तर का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि छात्र देखिए जितना टाइम बिताएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनसे क्या होगा कि छात्रों पर ही एक निश्चित स्तर पर प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान नहीं करते बल्कि वे चरित्र निर्माण में भी मदद करते हैं। देखिए शिक्षक क्या है, वो ज्ञान प्रदान तो करते हैं, साथ में क्या है आपका चरित्र निर्माण भी करते हैं। देखिए आपको वो अच्छा सिटीजन बनाते हैं कि आप समाज में रह सको, सोसाइटी में बैठ सको। तो जैसे मान लीजिए कि वो आपको सिखाते हैं पढ़ाने के साथ साथ आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है दूसरों से, कैसे मैनर्स, वो आपको पूरे सिखाते हैं कि ताकि आपका एक अच्छा करैक्टर हो सके। आप देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कोई फ्रेंड आपका बात करता है तो आपको उसका वे ऑफ टॉकिंग स्टाइल अच्छा लगता है, आपको उनके पढ़ाने का नज़रिया अच्छा लगता है। तो ये किससे होता है? अगर उनको अच्छा शिक्षक मिला है तो शिक्षक ने उनका चरित्र निर्माण किया, तभी वो आगे जाके ऐसा कर रहे हैं ना। इसलिए इस प्रभाव को सकारात्मक या नकारात्मक बनाने के लिए यह शिक्षक के पास है। यानी कि देखिए किसी प्रभाव को सकारात्मक बनाना या नकारात्मक बनाना ये किसके पास है? शिक्षक के पास। शिक्षक देखिए एक अच्छा करैक्टर बना सकता है किसी स्टूडेंट का, उसको वो ख़राब भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो आपको अच्छी बातें सिखाएंगे या बुरी बातें सिखाएंगे, आप पे सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या नकारात्मक पड़ रहा है, ये आप पर डिपेंड है, ये टीचर पे डिपेंड है। जैसे शिक्षक है, अगर वो आपको मान लीजिए अच्छी नॉलेज दे रहे हैं तो आप उनसे सीखेंगे, आपको वो एग्जांपल देंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहेंगे अच्छे नागरिक बनो, आपको वो गांधी जी के एग्जांपल दे देंगे, और साथ में स्वामी विवेकानंद की हो गया, वो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देंगे जिससे आप प्रभावित होंगे तो आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे। दूसरी तरफ अगर आपको वो दूसरी तरफ आपको गलत चीज़ें बताएं तो उससे आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये किसके पास है? ये है शिक्षक के पास। नेक्स्ट है शिक्षक गुणवत्ता। देखिए पहला इसमें है शिक्षक गुणवत्ता में
आदेश बनाए रखता है। देखिए आदेश क्या है, जैसे मान लीजिए कि वो किसी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनको जैसे ऑर्डर मिले हैं पीछे से कि किस चीज़ को कैसे फॉलो करना है, कितनी देर में सिलेबस ख़त्म करना है, कितनी देर में लेक्चर ख़त्म करना है, तो वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे आप देखिए कि आमतौर पर 45 मिनट्स का 45 मिनट का लेक्चर होता है, तो जिससे टीचर क्या करते हैं कि 45 मिनट में ही बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से 5-5 घंटे लगे हुए हैं पढ़ाने के लिए, उनको आदेश को बनाए रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट है निष्पक्ष। ठीक है, निष्पक्ष है वो, देखिए वो किसी से भेदभाव नहीं करते, चाहे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो चाहे ना हो, वो सबसे एक जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनके लिए देखिए सब एक समान है। शायद ही कभी गुस्सा हो, देखिए वो कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं। देखिए आपको वो अच्छी चीज़ सिखाते हैं, अगर आप में गलती है, अगर आपको गुस्सा करेंगे तो आप तभी उनको अपनी जो शिकायतें हैं उनको दूर कर पाएंगे, अपनी कमियों को तभी आप जान पाएंगे। पाठ को रोचक बनाना, आप देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैथ्स के स्टूडेंट को क्या होता है कि मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता, हमें मैथ्स नहीं आता, तो उनको डर लगता है। लेकिन टीचर क्या करते हैं कि मैथ्स के ट्रिक्स आपको बताते हैं, जिससे आपको करने में आसानी हो जाती है, तो वो पाठ को रोचक बना देते हैं, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो पाठ को रोचक बनाना किसका काम है? शिक्षक का। तो नेक्स्ट है कड़ी मेहनत। देखिए वो कड़ी मेहनत करते हैं, आपको जो भी पढ़ाना है तो उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। जैसे देखिए मैं आपको ये लेक्चर जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ, तो उसको बनाने में देखिए कितना समय लग रहा है, तो ये नोट्स तैयार करने में कितना समय लगेगा। तो ये है कड़ी मेहनत, यानी कि पढ़ाने के लिए खुद प्रिपेयर करना अपने आप को, ये है कड़ी मेहनत। नेक्स्ट है लचीला। देखिए लचीला क्या है कि जैसे आपको मान लीजिए कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको बुक में लिखा है वैसा ही करना पड़ेगा, वो आपको डिफरेंट टाइप के उसके ट्रिक्स बता देंगे, आपको आसानी से पढ़ने का तरीका बता देंगे, या आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देंगे जिससे आप आसानी से पाठ को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है विश्वसनीय। देखिए वो विश्वसनीय होते ही हैं। नेक्स्ट है आदर्श भूमिका। आदर्श भूमिका अभी हमने पीछे पढ़ा ही है कि वो रोल मॉडल होते हैं, कि आदर्श भूमिका निभाते हैं जिससे आप बहुत प्रभावित होते हैं, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपने टीचर से पढ़ा, अब आप बड़े होकर आप भी टीचर बनते हैं या बनेंगे या बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे उनका प्रभाव जरूर होता है आपके टीचर का, तो वो है आदर्श भूमिका। नेक्स्ट है छात्रों को प्रेरित करें। देखिए टीचर का काम क्या है? शिक्षक का छात्र को प्रेरित करना, उनको प्रेरित करना हर काम के लिए। जैसे उनको बताते रहना कि जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रही हैं यूजीसी नेट की, वो आपको प्रेरित करेंगे कि आप करिए, नहीं हो पाए पहली बार में, दूसरी बार करिए, ट्राई ज़रूर करिए, कभी ना कभी आप सफल ज़रूर हो पाएंगे। तो ये है प्रेरित करना। आपको डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पे दे देंगे। प्रयोग करने के लिए तैयार। देखिए वो प्रयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। प्रयोग का मतलब है कि जो चीज़ आपको दी गई है उससे एक्स्ट्रा नॉलेज देना। अब आप देखेंगे कि जैसे आपका जो सिलेबस है यूजीसी नेट पेपर 1 का, उसमें जो चीज़ दी गई है वो तो हम कवर करेंगे, लेकिन आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको मैं काफ़ी कुछ कराऊंगा हर एक यूनिट में, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्या है? प्रयोग करना। नेक्स्ट है कभी भी छात्रों का अपमान नहीं करना। देखिए वो कभी भी छात्रों का अपमान नहीं करते। सो नेक्स्ट है अच्छा संचार कौशल। अच्छा संचार कौशल है क्या? देखिए संचार कौशल होता क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच में आपस में बातचीत, वो है संचार कौशल। संचार क्या है? आप देखिए क्लास में शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे उनसे पढ़ते हैं। अब एक तरफ है शिक्षक, एक तरफ है सारे स्टूडेंट, तो आपस में उनकी बातचीत है, वो क्या है? संचार है। यानी कि जो शिक्षक ने बच्चों को समझाया, स्टूडेंट को समझाया, विद्यार्थियों को समझाया, और बच्चों ने बहुत गहराई से उसे समझा। अगर उनको कहीं प्रॉब्लम आई तो उन्होंने फिर टीचर को उसका क्वेश्चन किया, और टीचर ने क्या किया? शिक्षक ने उनकी समस्या का हल कर दिया। तो ये क्या है? अच्छा संचार कौशल। यानी कि टीचर द्वारा या शिक्षक द्वारा बताई गई सारी बातें बच्चों द्वारा सुनी गई, और बच्चों द्वारा सारी समस्या का जो समाधान है शिक्षक ने किया। तो यह है अच्छा संचार कौशल। सो नेक्स्ट है सहकारी शिक्षण। देखिए सहकारी शिक्षण यानी कि कोऑपरेटिव टीचिंग क्या है इसमें? देखिए इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव टीचिंग, कक्षा में एक स्थिति जहां दो शिक्षक एक साथ कक्षा में काम करते हैं, सरकारी शिक्षण कहलाते हैं। देखिए होता क्या है कि कक्षा में जैसे देखिए कि दो शिक्षक हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, दो शिक्षक क्लास में, तो वो है कोऑपरेटिव टीचिंग।
अब देखिए इसका उपयोग किसी भी कक्षा में किया जा सकता है। सो नेक्स्ट है एक शिक्षक एक सहायता, यहाँ पे शिक्षक आएगा, ठीक है, शिक्षक आएगा यहाँ पे, ये बना। तो एक शिक्षक होता है पढ़ाने के लिए, एक होता है सहायता करने के लिए उनकी। तो सिखाना, निरीक्षण करना, यानी कि देखिए एक सिखाते हैं, एक आपको समझाते हैं, और एक निरीक्षण करते हैं उसका। स्टेशन टीचिंग, स्टेशन शिक्षण क्या है, देखिए जैसे बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, समूह बना दिया जाता है 5-6 बच्चों का, उनको एक टास्क दे दिया जाता है करने के लिए कि आपको ये काम करना है। तो ऐसे वैकल्पिक शिक्षण, अब देखिए वैकल्पिक शिक्षण है यहाँ पे। वैकल्पिक शिक्षण मतलब कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ पढ़ाने के लिए दी गई लेकिन आपको वो समझ नहीं आई, या आपको वो समझ नहीं आई, तो वो क्या करते हैं, उनको बदल देते हैं, वो विकल्प देते हैं कि आप इसको छोड़ के ये कर लीजिए। सो लास्ट है हमारा शिक्षण का पूर्ण रूप, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ टीचर क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, टी से टैलेंटेड, ई से एजुकेटेड, ए से एडोरेबल, सी से चार्मिंग, एच से हेल्पफुल, ई से एनकरेजिंग और आर से रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए ये सारी फुल फॉर्म है टीचर की। आप देखिए टीचर शब्द में ये कितनी सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। तो आप ये चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी और भी ऐसे फुल फॉर्म मिलेंगी, लेकिन एक्चुअल में यही फुल फॉर्म होती है। वो टैलेंटेड भी है, वो एजुकेटेड भी है, वो अडोरेबल भी है, चार्मिंग भी है, हेल्पफुल भी है, इनकरेजिंग है और रिस्पॉन्सिबल भी है। सबसे मेन पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल होना, यानी कि आपका सिलेबस समय के अकॉर्डिंग ख़त्म कर देना और आपको हर एक बात के लिए मोटिवेट करना। आपकी हर एक बात, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण, प्रशिक्षण और संकाय विकास तकनीक है जिसके तहत शिक्षक शिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है ताकि साथियों या छात्रों से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके कि उन्होंने क्या काम किया है और उनकी शिक्षण तकनीक में क्या सुधार हो सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा मतलब समझिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ यहाँ पे। देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो है वो कहाँ काम आती है और किन के काम आती है। देखिए जो टीचर बनने वाले हैं लेकिन अभी टीचर नहीं बने हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप अभी टीचर नहीं बने हैं लेकिन आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है, या आप मान लीजिए आपने बीएड किया है, एमएड किया है, आपको स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन अभी आप टीचर बनने के लिए टीचर अभी नहीं बने, टीचर बनने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो उसमें होता क्या है कि आपको, जैसे मान लीजिए आप 10 टीचर हैं, आप अभी टीचर लगे नहीं हैं लेकिन आप टीचर बन रहे हैं, उनमें से एक टीचर को लेसन प्लान के लिए दिया जाता है, वो टॉपिक दिया जाता है लेसन तैयार करने के लिए। तो बाकी जो 10 में से 9 टीचर बचते हैं वो एज ए स्टूडेंट बैठते हैं क्लास में। तो जो एक जिनको लेसन प्लान करने के लिए दिया होता है वो लेक्चर को देते हैं। तो जो 9 टीचर हैं एज ए स्टूडेंट बैठते हैं क्लास में, या कुछ बच्चों को भी साथ में बिठाया जाता है। तो वो देखते हैं कि जिनको काम दिया है पढ़ाने के लिए वो कैसा पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको एक लेसन दे दिया पढ़ाने के लिए, अब आपको जो आपके साथी होंगे, जो टीचर होंगे, वो आपका पढ़ाया हुआ देखेंगे आपने कितना अच्छे से पढ़ाया है। अगर उसमें कुछ भी कमियां होती हैं तो वो आपको बताएंगे। यानी कि ये टीचिंग ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। जो भी टीचर बनने वाला है भविष्य में, उनको तैयार करने के लिए माइक्रो टीचिंग की जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको एक लेसन दे दिया तैयार करने के लिए, या टॉपिक दे दिया, आपने उसे कितना अच्छे से पढ़ाया है या उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो सब कुछ माइक्रो टीचिंग में देखा जाता है। तो ऐसे करते करते जितने भी टीचर हैं सभी को ऐसे ही तैयार किया जाता है। सो ये है माइक्रो टीचिंग। सिंपल सा फिर से एक बार मतलब समझिए, माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण वो शिक्षण है जिसमें टीचर को, यानी कि शिक्षक को तैयार करने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है जो कि सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग शब्द पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्वाइट एलन द्वारा तैयार किया गया था। आप इसे नोट कर लीजिए कि ड्वाइट एलन द्वारा सूक्ष्म शिक्षण को तैयार किया गया था 1963 में। अब देखिए एक परिभाषा देखिए, ब्रेड एंड थॉमसन की 1996 में आई थी ये। तो देखिए ये है क्या,
माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका लक्ष्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक कक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना। वही बात आ गई ना, वास्तविक कक्षा व्यवस्था, यानी कि आप टीचर बनने वाले हैं लेकिन अभी टीचर नहीं बने हैं, तो स्कूल में पढ़ाने से पहले आपको एक जगह पे ट्रेनिंग दी जाती है माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। तो वो होती है माइक्रो टीचिंग, यानी कि आप अभी स्कूल में नहीं लगे हैं, लगने से पहले आपको ट्रेनिंग दी जा रही है और आपके जो साथी टीचर हैं आपका पढ़ाया हुआ जांच रहे हैं कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। सो देखिए, उसके बाद मूल प्रक्रिया में एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के एक छोटे समूह के लिए संक्षिप्त पाठ आमतौर पर 20 मिनट तैयार करने के लिए कहा गया था। यह तब वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। यानी कि देखिए कि होता क्या है, आमतौर पर जब ये शुरुआत हुई थी ना माइक्रो टीचिंग की या सूक्ष्म शिक्षण की, तब क्या था, 20 मिनट का एक लेक्चर तैयार करने के लिए दिया गया था। जैसे किसी ने टीचर बनना था, उनको तैयार किया गया था 20 मिनट का लेक्चर तैयार करने के लिए। तो देखिए तब साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी। आजकल भी ऐसा होता है कि जैसे आप पढ़ाते हैं, ठीक है, साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है कि ताकि बाद में वो बैठ के आसानी से देख सके कि आपने कैसे पढ़ाया है और आप भी देख सके कि क्या क्या कमियां हैं। पाठ के बाद शिक्षक, शिक्षण सहयोगियों, एक मास्टर शिक्षक और छात्रों ने मिलकर वीडियो टेप देखा और जो कुछ भी उन्होंने देखा उस पर टिप्पणी करते हुए शिक्षक के शिक्षण उद्देश्यों को संदर्भित किया। यानी कि ये जब पहली बार हुआ था, उसके बाद देखिए वीडियो टेप देखा गया, उसमें देखा गया कि शिक्षक ने कैसे पढ़ाया है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, सब कुछ इसमें बताया गया। यानी कि 10 टीचर हैं, उनमें से एक टीचर पढ़ाएगा, जो बाकी 9 टीचर हैं वो एज ए स्टूडेंट देखेंगे कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, फिर इसमें वो कमियां बताएंगे कि क्या क्या कमियां थी। तो इसी से ही एक अच्छा शिक्षक निकलता है। सो ये शिक्षण के क्षेत्र में नया विकास है। देखिए ये शिक्षण के क्षेत्र में नया विकास है क्योंकि ये न्यू टेक्निक है बिल्कुल। यह एक शिक्षक प्रशिक्षण की तकनीक है। देखिए ये टीचर ट्रेनिंग है, एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप बिना प्रशिक्षण के किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में चले जाएँ या स्कूल में चले जाएँ पढ़ाने के लिए, तो आप इतने बच्चों को देख के डर जाएंगे, आप वहाँ पे पढ़ा नहीं पाएंगे। सो बच्चों पे बैड इंप्रेशन पड़ेगा, इसलिए प्रशिक्षण तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। यह शिक्षण कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए कौशल विकसित क्या है कि जो भी आपको पढ़ाना है उसमें आपको मास्टरी आनी चाहिए। यानी कि उसमें क्या है कि आपको निपुण होना पड़ता है, तभी आप करवा पाएंगे। सो देखिए सूक्ष्म शिक्षण के चरण है क्या, तो देखिए पहला चरण क्या है, पाठ योजना। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में क्या है कि पहले पाठ योजना होती है, पहले पाठ योजना बनाई जाती है कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे तैयार करना है, ये कक्षा में जाने से पहले होता है। उसके बाद कक्षा में जाने के बाद क्या है, शिक्षण होता है, आपको पढ़ाना होता है। उसके बाद परिपुष्टि, इसे इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक, ठीक है, फीडबैक, परिपुष्टि। देखिए हिंदी के शब्द थोड़े से कठिन होते हैं, इसलिए मैं साथ में आपको इंग्लिश में बताऊंगा। पाठ योजना, शिक्षण, परिपुष्टि, उसके बाद क्या आएगा, पुनः पाठ योजना, यानी कि फिर से पुनः पाठ योजना होगी, पुनः शिक्षण होगा और पुनः परिपुष्टि होगी। यानी कि पहले आप पाठ योजना बनाएंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर फीडबैक आएगा, परिपुष्टि आएगी। उसके बाद फिर से आप अगर कुछ मान लीजिए गलती निकल आई या गलती नहीं भी निकली, तब भी आपको डेली पाठ तैयार करना है, पुनः शिक्षण करना है और फीडबैक करना है। इससे क्या होगा कि आप उस सब्जेक्ट में या आप अपने काम में या आप टीचिंग में या शिक्षण में अच्छे हो जाएंगे। ये शिक्षण में सुधार का काम करता है। तो ये है माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट है स्थूल शिक्षण। स्थूल शिक्षण या मैक्रो टीचिंग, इसे विस्तृत शिक्षण भी कहते हैं। स्थूल शिक्षण को विस्तृत शिक्षण भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। तो देखिए मैक्रो शब्द, ठीक है, मैक्रो टीचिंग कहते हैं। मैक्रो शब्द ग्रीक मैक्रोस से आया है, यानी कि जो मैक्रो शब्द है वो जो ग्रीक भाषा का शब्द है मैक्रोस, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ है लंबा या बड़ा या लॉन्ग या लार्ज, यानी कि बड़े साइज में। मैक्रो शिक्षण तब होता है जब तक शिक्षक एक विस्तारित अवधि के लिए एक समय में पूरी कक्षा को निर्देश प्रदान करता है, आमतौर पर 10 मिनट से अधिक। यानी कि मैक्रो शिक्षण कब होता है, जब 10 मिनट से ज़्यादा या 10 मिनट तक
क्लास में बच्चों को संभालना होता है, क्लास में बच्चों को लगातार पढ़ाना होता है, वो होता है मैक्रो शिक्षण या स्थूल शिक्षण या विस्तृत शिक्षण या मैक्रो टीचिंग। माइक्रो में क्या है, आपको छोटा सा टॉपिक तैयार करना है, लेकिन मैक्रो शिक्षण में क्या है या मैक्रो टीचिंग में क्या है, स्थूल शिक्षण में क्या है, आपको 10 मिनट से अधिक यहाँ पे पढ़ाना है, लगातार साथ में क्लास को संभालना है, मेंटेन करना है। मैक्रो शिक्षण अक्सर व्याख्यान रूप में किया जाता है। व्याख्यान मतलब कि लेक्चर वाइज, जैसे स्कूल में कॉलेज में देखते हैं ना लेक्चर, तो वैसे ही मैक्रो शिक्षण होता है या मैक्रो टीचिंग होती है वैसे ही। तो आपको व्याख्यान रूप में होता है, आपको 10 मिनट के लिए प्रॉपर लेक्चर देना होता है, जैसा कि टीचर या शिक्षक लेक्चर देते हैं। और इसका उपयोग देखिए एक नई अवधारणा को पेश करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि नए कौशल को जोड़ना या अभ्यास करना। अब देखिए है क्या कि जब व्याख्यान प्रारूप किया जाता है, इसका उपयोग क्या है, नई अवधारणा पेश करना, ठीक है, नए कौशल को जोड़ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पाठ तैयार किया किसी पुस्तक से, आप उसमें अपनी तरफ से क्या नया जोड़ रहे हैं, अपने कौशल से आप किस तरीके से उसे पेश कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप पे निर्भर है। शिक्षक उस निर्देश को कैसे प्रदान करता है और प्रत्येक कक्षा गतिविधि में कौन शामिल है, ये भी इसमें आता है। यानी कि जो शिक्षक को लेक्चर दिया है, जो पाठ तैयार उसने किया है, वो उसे कैसे देता है और कक्षा में गतिविधियां क्या क्या होती हैं। क्लासरूम में जहाँ पे एक से ज़्यादा टीचर होते हैं, जैसे 2 टीचर है, 5 टीचर है, उसे हम कहते हैं टीम टीचिंग। अब वो क्या करते हैं कि मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि कहते हैं ना 1 से भले 2, तो ऐसे ही सेम वो चीज़ है। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये जनरल एजुकेटर है, ये स्पेशल एजुकेटर है। यानी कि क्लास में क्या है, बच्चों को ज़्यादा टीचर का पढ़ाना, वो क्या होता है, टीम टीचिंग। अब देखिए टीम शिक्षण में यानी कि समूह शिक्षण में किसी भी उम्र के छात्रों के समूह को सीखने में मदद करने के लिए उद्देश्यपूर्ण, नियमित और सहकारी रूप से काम करने वाले प्रशिक्षकों का एक समूह शामिल है। यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात क्या है, किसी भी उम्र के छात्र हैं, यानी कि ऐसा नहीं है वो क्लास के बच्चे हैं, वो स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, वो कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं, वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, आपके और मेरी जितनी उम्र के भी हो सकते हैं। सो इसमें क्या है कि उनको यानी कि जो उनका समूह बनाया जाता है, यानी कि टीम शिक्षण में क्या है, जैसे ग्रुप है बच्चों का, समूह है बच्चों का, तो उनको टीम शिक्षण में पढ़ाया जाता है। उनमें क्या सिखाया जाता है, उनको सीखने में, इनकी देखिए लर्निंग में उनको मदद करना, सहायता करना नियमित रूप से देखिए और सहकारी रूप से, ये उनको समूह में शामिल होता है। इनकी ग्रुप का पढ़ाना, यानी कि क्लास को जब 1 से ज़्यादा टीचर पढ़ाते हैं, 2 से 5 टीचर पढ़ाते हैं, उसे हम टीम टीचिंग कहते हैं। शिक्षक एक साथ पाठ्यक्रम के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, एक पाठ्यक्रम डिज़ाइन करते हैं, व्यक्तिगत पाठ योजना तैयार करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं और परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षक एक साथ पाठ्यक्रम के लिए, यानी कि देखिए जो सिलेबस वही सेम है, सिलेबस सेम है, लेकिन उसे कौन पढ़ाता है। जैसे सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अब उसमें 10 यूनिट है। 10 यूनिट में देखिए जो मैथ्स का यूनिट है, रीजनिंग का है, डाटा इंटरप्रिटेशन का है। अब देखिए होगा क्या, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड कोई और टीचर पढ़ाएगा, मैथ्स आपको कोई और टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है, और हायर एजुकेशन आपको कोई और पढ़ाएगा। यानी कि आपके 10 यूनिट है, लेकिन आपको 5 टीचर या 4 टीचर उसे कवर करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं टीम टीचिंग। यानी कि एक सिलेबस को ज़्यादा टीचरों द्वारा पढ़ाना, वो होता है टीम टीचिंग। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पहले क्या करते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ठीक है, तो पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करते हैं, व्यक्तिगत पाठ योजना, ये सब कुछ तैयार करके छात्रों को पढ़ाते हैं और एंड में अंतिम में उनका मूल्यांकन करते हैं कि कैसा रिस्पांस रहा है स्टूडेंट का। तो यह है टीम टीचिंग। सिंपल सी बात है कि 2 से 5 टीचर का पढ़ाना या 1 से अधिक टीचर का पढ़ाना, एक शिक्षक का पढ़ाना, वो क्या है, टीम टीचिंग या समूह शिक्षण। सो देखिए यह एक टीम के रूप में काम करने वाले और पढ़ाने वाले शिक्षक का एक समूह है। यह क्या है, टीम के रूप में काम करने वाले, यानी कि क्लास में आपको 2 से 5, यहाँ पे लिखा है ना, टीम में 2 से 5 शिक्षक हो सकते हैं जो छात्रों के
जो छात्रों के एक ही समूह को पढ़ाएंगे, यानी कि क्लास है, वहाँ पे बच्चे बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे एक टीचर की बजाय 2 या 5 टीचर होंगे, वो बच्चों को पढ़ाएंगे। विभिन्न प्रकार के शिक्षण में एक ही समूह को एक ही समय में विशेषज्ञता के क्षेत्र के अनुसार साझा शिक्षण को शामिल करना शामिल हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, विभिन्न प्रकार के शिक्षण में, यानी कि अलग अलग तरह का शिक्षण है। देखिए हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग से है, तो इसीलिए ये क्या है, विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण है वो एक ही समूह को पढ़ाया जाता है। इनकी एक क्लास है, एक टाइम है, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर अलग अलग हैं, वो अपने स्टाइल से अपने शिक्षण के द्वारा पढ़ाएंगे। तो ये हो गया टीम टीचिंग, यानी कि 2 से 5 टीचर का होना है क्लास में और एक ही टाइम पे बच्चों को पढ़ाना, वो है समूह शिक्षण या टीम टीचिंग। सो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे प्रश्न शिक्षण तकनीक, यानी कि क्वेश्चन आंसर टेक्निक क्या है। ठीक है, प्रश्न शिक्षण तकनीक क्या है, यानी कि क्वेश्चन आंसर टेक्निक क्या है। जो आपका मैं नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप कोई भी बुक, चाहे वो किसी भी टॉप राइटर की बुक है, आप पेपर 1 के सामने रख लीजिए, ये मेरे नोट्स आप उससे मैच करिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। ये वर्ल्ड बेस्ट नोट्स हैं, इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ आप इसे लिखिए, नोट्स बनाइए, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्रश्न शिक्षण में तकनीक क्या है, क्वेश्चन आंसर टेक्निक क्या है। क्वेश्चन आंसर को देखिए टीचिंग में क्यों इस्तेमाल होता है, तो देखिए पार्कर यहाँ पे लिखते हैं, पार्कर के अनुसार पूछताछ यानी कि क्वेश्चन आंसर सभी शिक्षित गतिविधियों की कुंजी है। पूछताछ मतलब क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन क्या है, पूछताछ क्या है कि सभी शिक्षित गतिविधियों की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी। अब देखिए सिंपल सा यहाँ पे मतलब क्या निकलता है कि मान लीजिए कि आपने लेसन पढ़ लिया, आपको वो कितना आया कितना नहीं आया वो कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन से पता चलेगा या वो पूछताछ से पता चलेगा। अब आप कहते हैं कि मेरे को पेपर 1 पूरा ही आता है, मैंने महारत हासिल कर ली है, लेकिन जब मैं आपसे उसका क्वेश्चन पूछूंगा, जब आपको उसका मैं टॉपिक करवाऊंगा, तो आपका उसमें अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो चुकी है। तो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है क्वेश्चन से। अब हम 6 महीने तैयारी करते हैं, 1 साल तैयारी करते हैं, जब हम एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन बहुत अलग लेवल के होते हैं। तो वो कौन सी टेक्निक है, क्वेश्चन आंसर, वो उस पेपर के जरिए जानते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो देखिए प्रश्न के उद्देश्य क्या है, ज्ञान का परीक्षण करने के लिए। ज्ञान का परीक्षण कि आपने कितनी तैयारी की है। जैसे मान लीजिए आपने 1 साल की तैयारी की, 6 महीने यूजी नेट की तैयारी की, तो आपका ज्ञान हो गया। अब आपने जो 6 महीने 1 साल में सीखा है उसका परीक्षण करना ज़रूरी है। इसलिए जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वो आपको वहाँ पे प्रश्न पूछते हैं, उनका उद्देश्य यही है कि आपने जो ज्ञान सीखा है उसका परीक्षण करना। नेक्स्ट है ज्ञान लागू करने के लिए। अब आपने देखिए ज्ञान लागू करना, आप प्रश्न आपके सामने आया, आपके सामने 4 ऑप्शन आए, तो आपने उसका आंसर कैसे दिया, सही दिया गलत दिया, वो ज्ञान लागू हो गया। कठिनाई का पता लगाने के लिए, देखिए कठिनाई का पता क्या है कि मान लीजिए आपने तैयारी कर ली, सिंपल सवालों का जवाब आपने दे दिया, साधारण सवालों का जवाब आपने दे दिया, लेकिन जब क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया तो आपको वो नहीं आया, तो वो क्या है, कठिनाई, यानी कि आपने अच्छे से चीज़ को नहीं पढ़ा। तो यानी कि कठिनाई का पता, आपने चीज़ को पढ़ लिया लेकिन कितना गहराई से पढ़ा, वो कठिनाई का पता लगाना। नेक्स्ट है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। फिर वही बात है, देखिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपने तैयारी मान लीजिए कर ली है, अब मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, टेस्ट दिया, आपको पता चल गया कि हाँ मेरे मार्क्स बढ़िया आ गए। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन आते हैं, आपके 50 में से 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो आप में आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ अब मैं नेट क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो नेक्स्ट है छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। देखिए छात्रों की सक्रिय भागीदारी क्या है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे सारे ही जो स्टूडेंट हैं वो जाते हैं, वो सक्रिय भागीदारी लेते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, कि ताकि वो आगे जाके शिक्षक बन सके। तो ये वही है कि सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है प्रेरणा जगाने के लिए। अब देखिए प्रेरणा कैसे जगती है कि मान लीजिए जैसे आपने क्वालिफाई नहीं किया इस बार एग्ज़ाम, लेकिन आपके फ्रेंड ने कर लिया, या आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसने पहले ही बार में किया। पहले आपके मन में था कि पहली बार में यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन जब आपने देखा कि बच्चे पहले ही बार में कर रहे हैं
या चौथे पांचवें अटैम्प्ट में कर रहे हैं, तो अगर आप मेहनत करेंगे आपका भी हो जाएगा। तो ये है प्रेरणा जगाना, कि आप सोचेंगे कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी मेहनत करेंगे, आप भी ज़रूर कर सकते हैं। तो ये है प्रश्न शिक्षण में टेक्निक। सो यहाँ पे लास्ट है हमारा गोल्डन टिप। तो देखिए गोल्डन टिप्स यहाँ पे क्या है, देखिए सिंपल सा ये मतलब है कि शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूजनीय रहा है। आप देखिए कि जो शिक्षक है उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि देखिए वो आपको सिखाते हैं कि आपको आपका लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर घर बैठे तो बन नहीं सकते, उसके लिए आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, टीचर आपको पढ़ाएंगे, आपको उनके रास्ते पे चलना पड़ेगा। कोई उसे गुरु कहता है, कोई शिक्षक कहता है, कोई आचार्य कहता है, तो कोई अध्यापक या टीचर कहता है। ये सभी शब्द एक ऐसे व्यक्ति को चित्रित करते हैं जो सभी को ज्ञान देता है, सिखाता है और जिसका योगदान किसी भी देश या राष्ट्र का भविष्य का निर्माण करना है। सही बात है। देखिए भविष्य का निर्माण देश या राष्ट्र का कैसे होगा, देखिए अच्छे टीचर है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखिए उन क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े होके पॉलिटिशियन बनते हैं, राजनीतिज्ञ, कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं। अगर वो अच्छा काम करते हैं वो देश का ही फायदा करते हैं। तो इसके पीछे हाथ किसका है, टीचर का, यानी कि शिक्षक का। सही मायनों में कहा जाए तो एक शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों का जीवन गढ़ता है, शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता है, तभी शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त है। अब देखिए जीवन के अंत तक क्या है, मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है। मार्गदर्शक क्या है, जैसे देखिए कि आपने मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अब आप देखिए कि मान लीजिए आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है या आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, आपको पता नहीं है कि आगे करना क्या है, तो इसके लिए आप किससे पूछेंगे, आप टीचर से पूछेंगे ना। वो आपको सही सही गाइड करेंगे कि आप पीएचडी में ऐसे एडमिशन लीजिए, आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो आप ऐसे टीचर बन सकते हैं। या आप किसी प्रश्न में अटक जाए या कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए, कोई विषय में आपको दिक्कत आए, तो आप टीचर से पूछेंगे तो वो आपका मार्गदर्शक करेगा, जिससे आपकी समस्या हल हो जाएगी और आप अपने रास्ते में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए समाज में शिक्षक को उच्च दर्जा प्राप्त है। सो नेक्स्ट है शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। देखिए बहुत बड़ी बात है, शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। आधारशिला मतलब जिसे नींव कहते हैं। अब देखिए शिक्षक मान लीजिए समाज में हो ही ना, तो कोई कुछ नहीं आगे बढ़ सकता जीवन में। एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता है, तभी शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त है। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं। सफल जीवन के लिए शिक्षा बहुत उपयोगी है, जो हमें गुरु द्वारा प्रदान की जाती है। देखिए माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जो जीवन सफल कौन बनाता है, गुरु। अब देखिए माता पिता ने जन्म दिया, अब वो पहली बार बच्चे को कहाँ भेजते हैं, स्कूल में। स्कूल में वहाँ पे बच्चों को कौन पढ़ाता है, वहाँ पे शिक्षक पढ़ाते हैं। शिक्षक बताएंगे कि आपको ये पढ़ना है, ये करना है, तभी आप पढ़ पाते हैं, तभी आप लिख पाते हैं, तभी आप समाज में आगे बढ़ पाते हैं। सो देखिए माता पिता के बाद सबसे उच्च दर्जा है गुरु का या शिक्षक का। सो फ्रेंड्स जो शिक्षक है उस यानी कि जो टीचर हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप उनकी इज्जत करिए, आप उनके सहारे आगे बढ़िए। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना कि शिक्षण योग्यता का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, भूमिका क्या है, सूक्ष्म शिक्षण, स्थूल शिक्षण क्या है और समूह शिक्षण क्या होता है। तो इस लेक्चर में हमने ये कवर कर लिया है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।